जय हिंद साथियों, मैं गोविंदराज एक बार फिर से आपका इनफोकस सिविल एकेडमी में स्वागत करता हूं। देखो, हमने पिछली कई क्लासों में प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास पर विस्तार से चर्चा की हुई है। उसी के क्रम में आज के टॉपिक्स में या आज के सेशन में हम बात करेंगे उनसे संबंधित जो भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, उन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो कुछ प्रश्न इस प्रकार के तैयार किए गए हैं जिन पे प्राचीन इतिहास एवं मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो भी उनसे संबंधित कोरिलेटिव जानकारी बनेगी उस पर भी हम बात करेंगे। तो देखो, पहला जो प्रश्न है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न, इनमें जो पहला प्रश्न है हमारा क्या है कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो पहली चीज तो हम ये जान लेते हैं कि देखो यहाँ पर क्या है कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से या राज्यकार पद्धति से। तो मनुस्मृति के देखो जो रचना हुई थी वो कब हुई थी? शुंग काल में। शुंग काल में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? शुंग काल में हुई है। और शुंग काल का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 185 बीसी से लेकर के 27 बीसी के आसपास तक का माना जाता है। सॉरी, 75 या सभी कई जगह पर 75 बीसी तक का माना जाता है। किसका? शुंग काल का। और ये शुंग काल के समाज व्यवस्था को दर्शाने वाला ग्रंथ है। तो स्पेशली ये किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित ग्रंथ है। कौन सा? मनुस्मृति। अब अगर मैं देखो स्मृति ग्रंथों पर बात करूं तो स्मृतियों की जो रचना है, जितनी भी प्रमुख स्मृति हैं, इनमें से एक और स्मृति है, उसके बारे में याद रखना है। कौन सी? नारद स्मृति। कौन सी स्मृति बच्चों? नारद स्मृति। नारद स्मृति एक ऐसी स्मृति है जिससे हमें गुप्त काल के विषय में जानकारी मिलती है, मतलब बहुत बाद की जानकारी। किस समय की जानकारी मिलती है? गुप्त पीरियड के टाइम की हमको इससे उस समय की व्यवस्था, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। किसे? नारद स्मृति से। इसके अलावा और भी कई स्मृति, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति, देवल स्मृति, काव्यायन स्मृति, ऐसी कुल 7 प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं। कितने? 7 प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं। तो ये इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इनमें एक छोटा सा पॉइंट और समझ लेते हैं जो परीक्षाओं में और अच्छे से आपसे या डिटेल में पूछा जा सकता है। स्मृति ग्रंथों का जो उद्भव है वो होता है सूत्र साहित्य से। किससे होता है? सूत्र साहित्य से होता है। तो यहीं पर 2 लाइन में हम सूत्र साहित्य को समझ लेते हैं कि सूत्र साहित्य क्या है। तो देखो, वेदों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई थी। अक्षुण्ण को इंग्लिश में बोलते हैं इंटैक्ट। ठीक है, वेदों को अक्षुण्ण या कह सकते हैं वेदों को पूर्ण बनाए रखने के लिए किसकी रचना हुई? सूत्र साहित्य की रचना की गई। और सूत्र साहित्यों में क्या है? जिससे विधि तथा नियमों का प्रतिपादन हुआ हो। ऐसे सोर्स या ऐसा ग्रंथ जिससे विधि तथा नियमों का क्या हुआ हो, कह सकते हैं कि उद्भव हुआ हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कल्प सूत्र। क्या बोलते हैं? कल्प सूत्र। और कल्प सूत्र के 3 पार्ट हैं, 1, 2, 3। ये शॉर्ट में आपको समझना है। पहला है हमारा स्रोत सूत्र। क्या है? स्रोत सूत्र। ठीक है, दूसरा है हमारा ग्रह सूत्र, ग्रह सूत्र। और तीसरा है हमारा धर्म सूत्र, धर्म सूत्र। ये अच्छी जानकारी के लिए आपको बहुत उपयोगी है, जानकारी रखने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। देखो, स्रोत सूत्र क्या है? इसमें ग्रह संबंधी नियम या गृहस्थ संबंधी नियमों का उल्लेख या यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है। किसमें? स्रोत सूत्र में। यज्ञ संबंधी नियम अगर आपसे पूछे किसमें? स्रोत सूत्र में है। ग्रह सूत्र में क्या है कि लौकिक तथा सामाजिक नियमों का कह सकते हैं कि उसमें वर्णन किया गया है। किसमें? ग्रह सूत्र में। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विवेचना समाज की किसमें की गई है? धर्म सूत्र में की गई है। तो इसमें ध्यान रखना है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विवेचना किसमें की गई? धर्म सूत्र। और धर्म सूत्र से ही किसका उद्भव हुआ है? स्मृति ग्रंथों का उद्भव हुआ है। बस इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। किसका? स्मृति ग्रंथों का जो उद्भव हुआ है किससे हुआ है? धर्म सूत्र से हुआ है। और सूत्र शायद किसके लिए है? आपको क्या बोलना है? जिनके माध्यम से विधि तथा नियमों का प्रतिपादन हुआ है उनको हम बोलते हैं सूत्र साहित्य या कल्प सूत्र बोलते हैं। क्लियर हो गई बात?
अब इसी क्रम में हम दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हमको जैसे यहाँ पर समझना हो, दूसरा प्रमुख प्रश्न हमारा क्या है कि यहाँ से हम देखें, ये देखिए, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है कि सतसहस्त्र संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। ठीक है, सतसहस्त्र संहिता इज द निकनेम ऑफ विच द फॉलोइंग टेक्स्ट। ठीक है, मतलब सतसहस्त्र संहिता निम्न में से किस ग्रंथ का नाम है। इसमें लिखा है ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण और महाभारत। तो यहाँ पर भी देखो एक छोटी चर्चा पहले मैं कर देता हूँ, फिर इस पर हम आंसर टिक कर लेंगे और इसको समझ लेंगे और अपनी एक अच्छी समझ साथ साथ अच्छी जानकारी भी क्या कर लेंगे, एकत्र कर लेंगे। तो देखो सतसहस्त्र संहिता का जो उपनाम है वो यहाँ पर है स्पेशली महाभारत का है। किसका है? महाभारत का। महाभारत में जब प्रारंभ में कितने सूत्र थे तो आपको क्या बोल देना है, 8800। श्लोक नहीं, श्लोक थे, श्लोक थे। तो उसको क्या बोलते थे, महाभारत के पहले उसको हम क्या कहते हैं, जय संहिता। और जब इसमें श्लोकों की संहिता लगभग कितनी होगी, 24,000, तो इसको हम क्या कहने लगे, भारत। क्या कहने लगे, भारत। स्टार्टिंग में क्या कहेंगे इसको, जय संहिता, जय संहिता। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जब इसमें कितने श्लोक हो गए, 24,000, तो इसको हमने क्या कहा, भारत। और जब इसमें कितनी हो गई, 1,00,000 श्लोकों की संख्या हो गई, कितनी, 1,00,000 श्लोकों की संख्या होगी, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, महाभारत। महाभारत या जो इससे संबंधित है आपने यहां पर दिख रखा है सतसहस्त्र संहिता। ठीक है, तो किसका है, महाभारत का है। अब आज के जितने भी देखो महाभारत या रामायण, हमारे दो प्रमुख क्या है, महाकाव्य हैं। इनकी जो रचना है लगभग ये माना जाता है कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के चौथी शताब्दी ईस्वी के मध्य में जो आज के फॉर्मेशन में रामायण महाभारत है उनकी रचना की गई, इस कालखंड में रचना की गई। या इसी प्रकार जो स्मृति ग्रंथ है इनकी भी रचना 400 BC से लेकर के 200 AD के आसपास मानी जाती है। ठीक है, तो सतसहस्त्र संहिता किसका नाम है, महाभारत का नाम है। और बाकी इसके ये फॉर्मेशन आप ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में क्या है इसका, जय संहिता, फिर क्या होगी, भारत, और फिर क्या होगी, ये महाभारत, ये सतसहस्त्र संहिता होगी। इसी में देखो अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, थोड़ा सा और डिटेल पर जाएं, तो देखो यहाँ पर एक अगला प्रश्न है हमारा। अब इसको आपको बढ़िया से समझना है, अभी यहाँ पर हम डिटेल पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, ठीक है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एंड वंशानुचरित आर द इंडिकेटर्स ऑफ। ठीक है, ये किसको इंडिकेट करते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। तो देखो आपसे पूछेगा वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से या सूत्र साहित्यों से। तो देखो सर्ग का मतलब क्या होता है, सृष्टि। यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखो सर्ग का मतलब क्या है हमारा, सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि को हम क्या बोलते हैं, सर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, सर्ग बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग क्या है, प्रलय के बाद की सृष्टि। प्रलय के बाद की सृष्टि को हमने क्या कहा, सृष्टि। ठीक है, तो क्या कहा, प्रतिसर्ग कहा। ठीक है, फिर हमारा क्या पार्ट बनता है, वंश। यहां पर आपने देखा होगा वंश, ये दिख रहा है आपको। अब वंश में आपको क्या है कि यहां पर देवताओं तथा ऋषियों, ठीक है, की वंशावली के बारे में दर्शाया गया। देवताओं तथा कह सकते हो कि वंशावली के बारे में प्रदर्शन किया गया ऋषियों की। मनवंतर, मनवंतर में क्या है, 14 मनु के काल हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, किसके, 14 मनु के काल हैं। 14 मनु के क्या है, काल हैं, इसमें मनवंतर में। और वंशानुचरित जो ग्रंथ है या वंशानुचरित जो रचना, इसमें सूर्य एवं चंद्रादि, ठीक है, वंशों के बारे में वंशावली का वर्णन किया गया है। किसमें, वंशानुचरित लिखाई नाम ही है। ये जो जानकारी है ये स्पेशली हमको किससे मिलती है, तो आपको क्या बोल देना, पुराणों से। ठीक है, किससे मिलती है, पुराणों से। अब पुराणों से भी हम शॉर्ट जानकारी ले रहे हैं। देखो पुराणों का जो कह सकते हैं कि संकलन करता है या रचनाकार है, वो किसको माना जाता है, लोमहर्ष को माना जाता है। लोमहर्ष एवं उसके पुत्र उग्रश्रवा, उग्रश्रवा
श्रवा को माना जाता है। और पुराणों की संख्या कितनी है तो आपको क्या बोल देना है, 18। कितनी है, 18 पुराण है। ठीक है, कितने पुराण है, 18 पुराण है। और इनका जो संकलन करता रचनाकार है किसको माना जाता है, लोमहर्ष, या किसको बोलेंगे, उग्र श्रवा को माना जाता है। अब इसमें से कुछ पुराण, जैसे सबसे प्राचीन पुराण जो है अगर आपसे पूछे तो कौन सा है हमारा, मत्स्य पुराण है। कौन सा है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है, कौन सा, मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण माना गया है। ठीक है, और मत्स्य पुराण से ही हमें पॉइंट ये ध्यान रखना, किसकी जानकारी मिलती है, शुंगकालीन और सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। परीक्षा उपयोगी प्रश्न। ठीक है, अगर आपका वस्तुपरक प्रश्न बनेगा या वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होगा वो ऐसे कि भाई मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण कौन सा, मत्स्य पुराण, और उससे किससे जानकारी मिलती है तो आपको क्या बोलना है, शुंग एवं सातवाहन वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, दूसरा प्रमुख पुराण है हमारा वायु पुराण। कौन सा है, वायु पुराण। ठीक है, कौन सा है, वायु पुराण। ठीक है, ये आपसे इसी प्रकार से ही पूछेगा। और एक पुराण है हमारा विष्णु पुराण। इन बस तीनों को ही ध्यान रखना, विष्णु पुराण। ठीक है, ये प्रमुख पुराण है तो बहुत सारे, स्कंद पुराण, शिव पुराण, बहुत सारे, इनको आपको ध्यान में रखना। तो वायु पुराण से जो हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, इससे गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, गुप्त डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है। आपने देखा होगा कि गुप्त का जो शासन काल है शायद 319 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ईस्वी एडी में चल रहा है। तो जो गुप्त काल की जानकारी वो किससे मिलती है, वायु पुराण से मिलती है। ठीक है, विष्णु पुराण से हमें किसके बारे में पता चलता है तो आपको क्या बोलना है ना, मौर्यों के बारे में पता चलता है। किसके बारे में, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये प्रमुख पुराण है। अगर आपसे पूछे कि विष्णु पुराण से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्यों के विषय में। जबकि अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जो शुंग काल है, जो पुष्यमित्र शुंग का शासन काल है 185 ईसा पूर्व, उससे पहले किसका काल है, मौर्यों का शासन काल है। जब लेकिन मौर्यों से संबंधित जानकारी अब वो तिथि क्रम में नहीं है, तो ये अनुमान लगाना गलत होगा कि भाई ये पुराना होना चाहिए कि विष्णु को, क्योंकि इसमें तो किसके बारे में जानकारी मिल रही है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिल रही है। तो हो सकता है इसमें बाद में ऐड कर दी गई हो मौर्य वंश के बारे में जानकारी। ठीक है, तो सबसे पुराना जो पुराण है वो किसको माना जाता है, मत्स्य पुराण को ही माना जाता है, जिससे हमें शुंग और सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। समझ में आ गई बात इतनी। ये हो गया हमारा एक प्रमुख प्रश्न। क्लियर हो गई बात। अब इसी क्रम में हम अगले प्रश्न पर बात करेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आया कि पुराणों के से ही हमें किसके बारे में जब पता चलता है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित के संकेत मिलते हैं। ठीक है, अब देखो इसी में अगला क्वेश्चन है, ये इजी है बिल्कुल। पुराणों की कुल संख्या तो मैंने अभी आपको बता दिया कि कितनी है, 18। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अब इसी में कभी कभी देखो बहुत ज्यादा सरल प्रश्न यहाँ पर रख दिया। परीक्षाओं में भी देखो ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत टफ क्वेश्चन आ जाता है और कभी कभी बहुत ही इजी प्रश्न आ जाता है। तो ये एक सरल प्रश्नों में आप गिन सकते हैं। अब देखो अगली उस पर चले तो आपको देखने को मिलेगा कि इस पर हम अभी बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, अगर इसको हम समझे, इसमें देखो पहले से ही कुछ लिखा हुआ है, इस पे हम अभी बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। अब इसको ऐसे समझिए कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें सर्वप्रथम यह पाया गया कि जिसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष लिखा हुआ प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये कैसे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन हैज अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ वर्ड भारतवर्ष, इस पर भारतवर्ष लिखा हुआ पाया गया है। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख और एहोल अभिलेख और धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो देखो भारतवर्ष शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है, तो इतिहास में आपने अगर पढ़ा हो कलिंग राज खारवेल का इतिहास, देखो यहां पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, कलिंग राज खारवेल, ठीक है, खारवेल का इतिहास। ठीक है, अब ये हिस्ट्री आपको किस समय पर मिलेगी, तो देखते होंगे जब आप पढ़ते होंगे कि मौर्यों के बाद कौन आए, सुंग के बाद कौन आए, कण्व। ठीक है,
और कर्ण के बाद भारत में क्या होते हैं, बहुत सारे बाह्य आक्रमण होते हैं। इसी समय पर भारत में बहुत सारे बाह्य आक्रमण होते हैं। उन आक्रमण में सबसे प्रमुख कौन से आक्रमण है, आपने देखा होगा, हिंदी यमन आक्रमण, हिंद यमन आक्रमण। दूसरे प्रमुख आक्रमण किसके हैं, तो आप बोलेंगे शकों के आक्रमण होते हैं, फिर कुषाणों के आक्रमण होते हैं, और पहलव पार्थियन के आक्रमण होते हैं। ये 4 प्रमुख आक्रमण है इसी कालखंड में। पहला कौन सा आप याद रखेंगे, हमारा जो प्रमुख आक्रमण हिंद यमन आक्रमण होते हैं। इसके बाद दूसरे प्रमुख आक्रमण आप कहेंगे पार्थिव या पहलव, फिर शक और कुषाणों के आक्रमण होते हैं। इसी समय पर जो केंद्रीय सत्ता थी वो क्या होती है, विकेंद्रीकृत होती है, और कुछ प्रमुख क्षेत्रीय सत्ता क्या होती है, उभर कर के सामने आती है। तो उनमें से एक सत्ता किसकी थी, कलिंग राज खारवेल की, जो कि चेदी वंश का राजा था। ये प्रमुख याद रखना, किस वंश का, चेदी वंश का शासक था, और जैन मत का अनुयायी था, जैन मत का अनुयायी था। देखो इतिहास में कुछ ही राजा ऐसे हुए हैं जो अलग अलग पंथों को मानने वाले थे, उनमें से एक ये भी था, कौन, कलिंगराज खारवेल, जो जैन मत का अनुयायी था। इसी ने किसकी स्थापना करवाई थी, तो आपको बोल देना है हाथी गुम्फा अभिलेख की, हाथी गुम्फा अभिलेख की। और हाथी गुम्फा अभिलेख कहां पर है, तो आपको बताना है उदयगिरी की पहाड़ियों में, उदयगिरी की पहाड़ियों में। कहां पर है ये क्वेश्चन, ये भी देखो डिटेलिंग क्वेश्चन है। उदयगिरी की पहाड़ियों पर कौन सा हाथी गुम्फा अभिलेख स्थित है। अब ये है कहां पर, तो आपको क्या बोल देना है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में है। कहां पर है, भुवनेश्वर में। कौन सी जगह, भुवनेश्वर में उदयगिरी पहाड़ियों पर कौन सा अभिलेख स्थित है, हाथी गुम्फा अभिलेख स्थापित है। ये कह सकते हैं कि ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों की बात हो रही है, और ये पहला ऐसा अभिलेख है जिसमें तिथि क्रम अनुसार घटनाओं का वर्णन किया गया है। किसमें, हाथी गुम्फा अभिलेख। और इसी में सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया गया है, भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। समझ में आ गई बात, किसमें, भारतवर्ष शब्द का प्रयोग जो किया गया वो किसमें किया गया, हाथी गुम्फा अभिलेख। और ये कहां पर है, तो आपको क्या बोल देना है, उदयगिरी की पहाड़ियों में, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहां है, उड़ीसा में, पुरी जिला, अगर आपने पढ़ा हो पुरी, तो ये वहीं पर स्थित है। क्लियर हो गई बात। अब इसी में देखो कुछ और हैं, जैसे यहाँ पर एक और अभिलेख दे रखा है, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो देखो रुद्रवंश, रुद्रदामन यहाँ पर देखो, एक देखो इस पर जो ऑप्शन है, इस पर भी मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। रुद्रदामन का संबंध है शक वंश से, किससे, शक शासकों या शक आक्रमण के समय से, शकों का पर आपको रुद्रदामन के बारे में, शक शासकों को हमने क्या कहा है, क्षत्रप कहा है। क्या कहा है बच्चों, क्षत्रप कहा है। और यही क्षत्रप भारत में द्विराज्य प्रणाली को विकसित करते हैं। इसको द्वि या कह सकते हो डायरेटरी सिस्टम का विकास करते स्टार्टिंग में, कौन, शक। शक शासकों में रुद्रदामन क्या था, एक प्रमुख शासक था। अब द्विराज्य प्रणाली में क्या है, तो आपने एक जगह सुनी होगी नासिक, कौन सी बच्चों, नासिक। और दूसरी जगह कौन सी है, उज्जैन। कौन सी है, उज्जैन। ठीक है, तो द्विराज्य प्रणाली में एक पर जो शासन था, किसका था, इसका, रुद्रदामन का। क्लियर हो गई बात। और रुद्रदामन ने किसकी स्थापना करवाई, जूनागढ़ अभिलेख की। अब जूनागढ़ कहाँ है, तो आपको क्या बोल देना है, गिर। कहां पर है, गिर। गिर कहां है, गुजरात। कहां पर है, गुजरात। देखो जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इससे कोरिलेट करना हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिससे हमें घटनाओं को समझने में साथ साथ इतिहास को और अच्छे से समझने में क्या होती है, सरलता होती है। तो गिर कहाँ है हमारा, गुजरात में, जहां पर क्या है, जूनागढ़ अभिलेख स्थित है। अब जूनागढ़ अभिलेख की खासियत यह है कि ये इतिहास का पहला ऐसा अभिलेख है जिसमें संस्कृत का प्रयोग किया गया है। ये पॉइंट बस परीक्षा उपयोगी एक और बढ़ गया, किसका, संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया है। किसमें, जूनागढ़ अभिलेख में। और जूनागढ़ अभिलेख की स्थापना किसने करवाई थी, तो आपको क्या बोल देना है, रुद्रदामन ने। ठीक है, किसने करवाई थी, रुद्रदामन ने। क्लियर हो गई बात। चस्टन वंश का राजा था, स्पेशली किसमें, शक आक्रमणों के समय इस क्षेत्र में अपनी प्रमुख सत्ता स्थापित की थी। ऐसा ही देखो क्या दिया हुआ है, एक एहोल अभिलेख दिया हुआ है।
कौन सा अभिलेख दिया हुआ? एहोल। इस पर भी बात, ये सब परीक्षाओं में प्रश्न आ चुके हैं और आते ही रहेंगे, ये भी ध्यान है। तो इस पर भी मैं आपको 2 लाइनें बता देता हूँ, यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो एहोल अभिलेख की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहीं पर शॉर्ट में ही, ठीक है। अब ये जो देखो एहोल अभिलेख है, इसमें 2 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो नाम लिखा हुआ है पुलकेशिन द्वितीय, और दूसरा है हर्ष। इसके बारे में जानकारी मिलती है, हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब आपको समझ में आएगा, हर्षवर्धन का काल जो है 647 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। तो ये जो अभिलेख है, ये कह सकते हैं ईस्वी सन का अभिलेख है। कौन सा? एहोल अभिलेख। एहोल जो जगह है, ठीक है, वो कहां पर है? कर्नाटक में। ये ध्यान रखना है, कहां पर है? कर्नाटक में। क्लियर होगी बात? एहोल जो जगह है वो कहां पर है? कर्नाटक में, ठीक है। और एहोल अभिलेख में किसके बारे में है? तो आपको क्या बोल देना है, पुलकेशिन द्वितीय ने, जो एक चालुक्य वंशीय राजा था, कौन सा था? चालुक्य वंशीय राजा था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। वही देखो मैंने कहा ना कि जब केंद्रीय सत्ता विघटित होती है तो क्षेत्रीय सत्ताओं का क्या होता है? उद्भव होता है। तो उनमें से एक वंश ये भी था। कौन था? चालुक्य, ठीक है। तो चालुक्य वंशी पुलकेशिन द्वितीय ने किसको पराजित किया था? हर्षवर्धन को पराजित किया था। इसका उल्लेख किस में मिलता है? तो आपको क्या बोल देना, एहोल अभिलेख में मिलता है। और ये कहाँ है? तो कर्नाटक में। ये आपको ध्यान में रखना है। धनदेव का अयोध्या अभिलेख, अभी इसमें तो लिखा ही है, धनदेव ने इसकी स्थापना करवाई थी। इसमें अयोध्या अभिलेख से हमें पहली बार अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। और अयोध्या अभिलेख से आपने पढ़ा हो अगर, शुंग कालीन, ठीक है, और स्पेशली पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 प्रमुख अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे, जिसका वर्णन अयोध्या अभिलेख में किया गया है। तो ये आपको इससे संबंधित, ये तो प्रश्न तो है ही कि भारतवर्ष का प्रयोग किसमें हुआ, तो आपको क्या बोलना, हाथी गुम्फा अभिलेख में। लेकिन अन्य जो प्रमुख अभिलेख है, ये भी परीक्षाओं में प्रश्न बनाते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब इसी क्रम में हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं। देखो, जितना आप सरलता से चीजों को समझेंगे, और जितना, जब एक बार आप थ्योरी पढ़ लेंगे और जब उसको आप प्रश्न के तौर पर उत्तर लिखना शुरू करेंगे, तो आपको ये सब जानकारी ऐड करना और उसको किस समय कोरिलेट करके कहां पर जोड़ना है, ये बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। तो आपकी जो लिखने की शैली है वो क्या हो जाती है, और भी अच्छी हो जाती है।